पिछले चैप्टर में हैरी ने पहली बार जादुई खेल क्विडिच में भाग लिया और न सिर्फ खेला बल्कि जीता भी। एक रहस्यमयी घटना के दौरान उसका झाड़ू खुद ब खुद बेकाबू हो गया, लेकिन हरमाइनी की मदद से वह नियंत्रण में आया। साथ ही उन्होंने एक विशाल 3 सिर वाले कुत्ते की रखवाली करते दरवाजे के पीछे कुछ छिपा पाया, एक गहरा रहस्य जो अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया है। अब क्रिसमस का मौसम हॉगवार्ट्स में दस्तक दे चुका है, लेकिन इस ठंडी बर्फीली रातों में एक और रहस्य हैरी का इंतजार कर रहा है। एक ऐसा आईना जो सिर्फ परछाई नहीं दिखाता बल्कि दिल की सबसे गहरी इच्छाओं को जिंदा करता है। चैप्टर 12 द मिरर ऑफ इरेज्ड क्रिसमस आने वाला था। दिसंबर के बीच के एक सुबह हॉगवार्ट्स नींद से जगा तो देखा कि चारों तरफ कई फीट बर्फ जमी हुई थी। झील पूरी तरह से जम चुकी थी और वीजली जुड़वों को सजा मिली, क्योंकि उन्होंने जादू से कुछ स्नोबॉल्स को ऐसा बना दिया था कि वो क्विरल का पीछा करते हुए उसके पगड़ी पर जाकर टकरा रहे थे। जो कुछ उल्लू तूफानी आसमान से लड़ते हुए खत लाने में कामयाब हुए, उन्हें हैग्रिड को ठीक करना पड़ा ताकि वो फिर से उड़ सकें। सभी को छुट्टियों के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार था। ग्रिफिंडोर का कॉमन रूम और ग्रेट हॉल तो आग से गर्म थे, लेकिन गलियारों में बहुत ठंड थी और क्लासरूम्स की खिड़कियों पर तेज ठंडी हवा की आवाज आती थी। सबसे बुरी हालत थी प्रोफेसर स्नेप की कक्षा की, जो तहखानों में होती थी। वहां सांस लेने पर धुंध बन जाती और सब लोग अपने गर्म कढ़ाइयों के करीब रहने की कोशिश करते। मुझे बहुत दुख होता है, ड्रेको माल्फॉय ने एक पोशंस की क्लास में कहा, उन सब लोगों के लिए जिन्हें क्रिसमस पर हॉगवार्ट्स में रहना पड़ता है क्योंकि उन्हें उनके घर पर कोई नहीं चाहता। वो ये कहते हुए हैरी की तरफ देख रहा था। क्रैब और गॉयल हंसने लगे। हैरी, जो उस समय लायन फिश की रीढ़ की पिसी हुई धूल नाप रहा था, उन्हें नजरअंदाज करता रहा। क्विडिच मैच के बाद से मैल्फॉय और ज्यादा बदतमीज हो गया था। स्लिथरिन्स की हार से वह बहुत चिढ़ा हुआ था और सबको हंसाने की कोशिश कर रहा था कि अगला सीकर हैरी की जगह कोई चौड़ा मुंह वाला मेंढक होगा। लेकिन जब उसे पता चला कि किसी को यह मजाक मजेदार नहीं लग रहा, क्योंकि सब हैरी की उस भड़कीले झाड़ू पर टिके रहने की कोशिश से बहुत प्रभावित थे, तो वह फिर हैरी को उसके परिवार को लेकर चिढ़ाने लगा। यह सच था कि हैरी इस क्रिसमस पर प्रिवेट ड्राइव वापस नहीं जा रहा था। पिछले हफ्ते प्रोफेसर मैगोनिगल सभी छात्रों की लिस्ट बना रही थी कि कौन कौन छुट्टियों में हॉगवार्ट्स में रहेगा, और हैरी ने तुरंत अपना नाम लिखवा दिया था। उसे खुद पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। ये शायद उसकी अब तक की सबसे अच्छी क्रिसमस होने वाली थी। रॉन और उसके भाई भी रुक रहे थे, क्योंकि मिस्टर और मिसेस वीजली चार्ली से मिलने रोमानिया जा रहे थे। पोशंस की क्लास खत्म होने के बाद जब वे तहखाने से बाहर निकले तो देखा कि एक बहुत बड़ा फर का पेड़ रास्ता रोक रहा है। नीचे से 2 विशाल पांव निकले हुए थे और जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही थी। इसका मतलब था कि हैग्रिड उसके पीछे था। हाय हैग्रिड, कुछ मदद चाहिए? रॉन ने पूछा, पेड़ की शाखाओं के बीच सिर डालते हुए। नहीं, मैं ठीक हूं रॉन, शुक्रिया। क्या तुम रास्ते से हट सकते हो? पीछे से मैल्फॉय की ठंडी आवाज आई। कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने की सोच रहे हो वीजली? क्या हॉगवार्ट्स से निकलने के बाद गेम कीपर बनने की तैयारी है? हैग्रिड की झोपड़ी तो तुम्हारे घर से तो किसी महल जैसी ही होगी। रॉन मैल्फॉय पर झपट पड़ा। ठीक उसी समय स्नेप सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। वीजली! रॉन ने मैल्फॉय की चोगा छोड़ दी। उसे उकसाया गया था प्रोफेसर स्नेप। हैग्रिड ने पेड़ के पीछे से अपना बड़ा बालों वाला चेहरा बाहर निकालते हुए कहा,
मेलफॉय उसके परिवार का अपमान कर रहा था। चाहे जैसे भी हो, लड़ाई करना हॉगवर्ट्स के नियमों के खिलाफ है, हैग्रिड। स्नेप ने नरम लेकिन तीखे अंदाज में कहा। ग्रिफिंडोर से 5 अंक काटे जाएंगे वीजली, और शुक्र मनाओ कि और नहीं काट रहा। सब लोग आगे बढ़ो। मेलफॉय, क्रैब और गॉयल पेड़ को धक्का देते हुए आगे बढ़े, चारों तरफ सुइयां बिखेरते हुए और मुस्कुराते हुए। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, रॉन ने मेलफॉय की पीठ की तरफ गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। किसी दिन पकड़ ही लूंगा उसे, मुझे दोनों से नफरत है, हैरी ने कहा। मेलफॉय और स्नेप, चलो उदास मत हो, क्रिसमस आ ही रहा है, हैग्रिड ने कहा। सुनो, चलो मेरे साथ ग्रेट हॉल देखते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। तो तीनों हैग्रिड और उसके पेड़ के साथ ग्रेट हॉल की तरफ चल दिए, जहां प्रोफेसर मैगोनेगल और प्रोफेसर फ्लिटविक क्रिसमस की सजावट में लगे हुए थे। अरे हैग्रिड, आखिरी पेड़, उसे उस कोने में रख दो, ठीक है? हॉल बहुत ही शानदार लग रहा था। दीवारों के चारों तरफ हॉली और मिसलटों की लतरें लटकी हुई थीं, और वहां कुल 12 ऊंचे क्रिसमस पेड़ थे। कुछ पर बर्फ के चमकते टुकड़े थे, तो कुछ पर सैकड़ों मोमबत्तियां जगमगा रही थीं। कितने दिन बचे हैं छुट्टियों में जाने के? हैग्रिड ने पूछा। बस 1, हरमाइनी ने कहा। और वैसे हैरी, रॉन, हमारे पास लंच से पहले आधा घंटा है, हमें लाइब्रेरी में होना चाहिए। ओह हां, सही कह रही हो, रॉन ने कहा, अपनी नजरें प्रोफेसर फ्लिटविक से हटाते हुए, जिनकी छड़ी से सुनहरे बुलबुले निकल रहे थे और पेड़ की शाखाओं पर सजाए जा रहे थे। लाइब्रेरी, हैग्रिड ने कहा, उनके पीछे पीछे हॉल से बाहर जाते हुए। छुट्टियों से पहले जरा ज्यादा जोश नहीं है क्या? अरे नहीं, हम कोई पढ़ाई नहीं कर रहे, हैरी ने उत्साह से कहा। जब से आपने निकोलस फ्लैमेल का जिक्र किया है, हम यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन है। क्या कहा? हैग्रिड चौंक गया। सुनो, मैंने पहले भी कहा था, इसे छोड़ दो। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है कि वो कुत्ता किस चीज की रखवाली कर रहा है। हमें बस ये जानना है कि निकोलस फ्लैमेल कौन है, बस इतना ही, हरमाइनी ने कहा। जब तक आप ही हमें बता न दो और हमारी मेहनत बचा लो, हैरी ने जोड़ा। हम सैकड़ों किताबें देख चुके हैं, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं मिला। बस एक छोटा सा इशारा दे दो, मुझे याद है कहीं पढ़ा है उसका नाम। मैं कुछ नहीं कह रहा, हैग्रिड ने सपाट अंदाज में कहा। तो फिर हमें खुद ही पता लगाना पड़ेगा, रॉन ने कहा, और वे तीनों हैग्रिड को नाराज छोड़ते हुए लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गए। जब से हैग्रिड के मुंह से फ्लैमेल का नाम फिसला था, तभी से वे किताबों में उसका नाम ढूंढ रहे थे, क्योंकि और क्या तरीका था यह पता लगाने का कि स्नेप क्या चुराने की कोशिश कर रहा था। दिक्कत यह थी कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि फ्लैमेल ने ऐसा क्या किया होगा कि उसका जिक्र किसी किताब में हो। और फिर सबसे बड़ी समस्या थी लाइब्रेरी का साइज। लाखों किताबें, हजारों शेल्फ, सैकड़ों पतली गलियां। हैरी रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन की तरफ भटक गया। वहां ऐसी किताबें होती थीं जिनमें बहुत ताकतवर डार्क मैजिक होती थी, जिसे हॉगवर्ट्स में नहीं पढ़ाया जाता था, और जो सिर्फ डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स के एडवांस्ड कोर्स के बड़े छात्र ही पढ़ते थे। लाइब्रेरियन मैडम पिंस ने एक पंखों वाली झाड़न उसकी तरफ घुमाई। तो फिर बाहर निकलो, चलो बाहर। वह रॉन और हरमियोनी पहले ही तय कर चुके थे कि मैडम पिंस से नहीं पूछना चाहिए कि फ्लैमेल कहां मिलेगा। हैरी बाहर कॉरिडोर में इंतजार करता रहा कि शायद बाकी दोनों को कुछ मिल गया हो, लेकिन उसकी उम्मीद ज्यादा नहीं थी।
उन्हें असली में चाहिए था थोड़ा लंबा और आरामदायक वक्त बिना मैडम पिंस की निगरानी के। तुम लोग मेरी गैर हाजिरी में ढूंढते रहना, ठीक है? हरमाइनी ने कहा। और अगर कुछ मिले तो मुझे उल्लू भेज देना। और अपने मम्मी पापा से पूछ सकती हो कि फ्लेमेल कौन है, रॉन ने कहा। उनसे पूछना बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। बहुत ही सुरक्षित, क्योंकि वो दोनों तो डेंटिस्ट हैं, हरमाइनी ने कहा। छुट्टियां शुरू होने के बाद रॉन और हैरी का समय इतना अच्छा गुजर रहा था कि फ्लेमेल के बारे में ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं मिला। वे घंटों वहीं बैठे रहते, टोस्टिंग फोर्क पर रोटियां, इंग्लिश मफिन्स, मार्शमेलोज गर्म करते और मैल्फॉय को स्कूल से निकलवाने के प्लान बनाते। ये बातें करना मजेदार था, भले ही सच में वो काम न आए। रॉन ने हैरी को विज़र्ड चेस भी सिखाना शुरू किया, जैसे उसकी बाकी चीजें। ये भी पहले उसके परिवार के किसी सदस्य का था, इस बार उसके दादा का। हैरी शेमस फिनिगन से उधार लिए मोहरों से खेल रहा था और वे उस पर भरोसा नहीं करते थे। क्रिसमस की शाम को हैरी ये सोचते हुए सोने गया कि अगला दिन खाने और मजे के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई तोहफा मिलेगा। मैरी क्रिसमस, रॉन ने उनींदी आवाज में कहा जब हैरी बिस्तर से बाहर निकलकर अपना बाथरोब पहन रहा था। तुम्हें भी, हैरी ने कहा। देखो तो सही, मुझे कुछ गिफ्ट्स मिले हैं। क्या उम्मीद थी मूली? रॉन ने कहा, अपने खुद के गिफ्ट्स की ढेर की तरफ मुड़ते हुए, जो हैरी से कहीं ज्यादा बड़ा था। हैरी ने सबसे ऊपर का पार्सल उठाया। एक दूसरा बहुत छोटा पार्सल था जिसमें एक नोट था। हमें तुम्हारा संदेश मिला और हम तुम्हारा क्रिसमस तोहफा भेज रहे हैं, अंकल वर्नन और आंट पेट्यूनिया से। नोट से एक 50 पैसे का सिक्का चिपका हुआ था। कितना प्यारा है, हैरी ने कहा। रॉन उस सिक्के को देखकर हैरान रह गया। कितना अजीब है, उसने कहा। ये पैसे हैं, क्या अजीब आकार है। तुम रख लो, हैरी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि रॉन बहुत खुश लग रहा था। हैग्रिड और मेरी आंटी अंकल, लेकिन बाकी किसने भेजा? मुझे लगता है ये वाला मेरी मां ने भेजा है, रॉन ने थोड़े शर्माते हुए कहा और एक बहुत टेढ़े मेढ़े पार्सल की तरफ इशारा किया। मैंने उन्हें बताया था कि तुम्हें कोई तोहफा मिलने की उम्मीद नहीं है और ओह नहीं, उसने कराहते हुए कहा, उन्होंने तुम्हारे लिए वीजली स्वेटर बना दिया है। हैरी ने पार्सल खोलकर देखा तो उसमें एक मोटा हाथ से बुना हुआ गहरे हरे रंग का स्वेटर था और घर का बना बड़ा डिब्बा भर फस भी था। हर साल वो हमारे लिए स्वेटर बुनती है, रॉन ने अपना स्वेटर खोलते हुए कहा, और मेरा हमेशा मरून रंग का होता है। वो बहुत प्यारा करती हैं, हैरी ने कहा, फज का स्वाद लेते हुए, जो बहुत ही स्वादिष्ट था। उसका अगला तोहफा भी मिठाई था, हरमाइनी की तरफ से चॉकलेट फ्रॉग्स का एक बड़ा डिब्बा। अब सिर्फ एक पार्सल बचा था। हैरी ने उसे उठाया और महसूस किया। वो बहुत हल्का था। उसने उसे खोला। कुछ तरल जैसा और सिल्वर ग्रे रंग का चीज फर्श पर फिसलता हुआ गिरा और चमचमाते तहों में फैल गया। रॉन की सांस रुक गई। मैंने इनके बारे में सुना है, उसने धीमी आवाज में कहा, हरमाइनी से मिले एवरी फ्लेवर बीन्स का डिब्बा गिराते हुए। अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूं, तो ये बहुत ही दुर्लभ है और बहुत कीमती। ये है क्या? हैरी ने वो चमकदार सिल्वर कपड़ा फर्श से उठाया। उसे छूने में बहुत अजीब लग रहा था, जैसे पानी को कपड़े में बुन दिया हो। ये इनविजिबिलिटी क्लोक है, रॉन ने विस्मय भरे चेहरे से कहा। मैं पक्का कह सकता हूं, पहन कर देखो। हैरी ने उसे अपने कंधों पर डाला और रॉन चिल्ला पड़ा, ये वही है, नीचे देखो।
हैरी ने नीचे देखा, लेकिन उसके पैर गायब थे। वह शीशे के पास भागा। सचमुच शीशे में उसकी परछाई उसे घूर रही थी। सिर्फ उसका सिर हवा में तैरता दिख रहा था। उसका शरीर पूरी तरह अदृश्य था। उसने वो चोगा सिर पर भी डाल लिया और उसकी परछाई पूरी तरह गायब हो गई। यहां एक नोट है, रॉन ने अचानक कहा। इसके अंदर से एक नोट गिरा है। हैरी ने चोगा उतारा और वो चिट्ठी उठाई। उस पर पतली और घुमावदार लिखाई में लिखा था, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कोई नाम नहीं लिखा था। हैरी उस चिट्ठी को देखता रह गया। रॉन उस चोगे की तारीफ कर रहा था। मैं तो कुछ भी दे दूं इन जैसा एक पाने के लिए, उसने कहा। कुछ भी? क्या हुआ? कुछ नहीं, हैरी ने कहा। उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। ये चोगा किसने भेजा था? क्या यह सच में उसके पापा का था? उससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, डॉर्मेट्री का दरवाजा अचानक खुला और फ्रेड और जॉर्ज वीजली उछलते हुए अंदर आए। हैरी ने जल्दी से चोगा छिपा दिया। अभी वो उसे किसी के साथ बांटने के मूड में नहीं था। मैरी क्रिसमस! अरे देखो, हैरी को भी वीजली स्वेटर मिला है। फ्रेड और जॉर्ज ने नीले स्वेटर पहने थे। एक पर पीले रंग का बड़ा एफ था, दूसरे पर जी। हैरी का तो हमारा स्वेटर से भी अच्छा है। फ्रेड ने हैरी का स्वेटर पकड़ते हुए कहा, अगर तुम परिवार के सदस्य नहीं हो तो मां ज्यादा मेहनत करती है। तुमने अपना स्वेटर क्यों नहीं पहना, रॉन? जॉर्ज ने पूछा। चलो पहन लो, ये बहुत अच्छे और गर्म होते हैं। मुझे मरून से नफरत है, रॉन ने सिर झुकाते हुए कहा। लेकिन उसने स्वेटर पहन लिया। शायद मां को लगता है तुम्हें अपना नाम याद रहता है, लेकिन हम बेवकूफ नहीं हैं। हमें पता है हम ग्रेड और फॉर्ज हैं। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? पर्सी वीजली ने दरवाजे से सिर झांका। थोड़े गुस्से में, वो भी शायद अपने गिफ्ट्स खोल रहा था, क्योंकि उसके हाथ में भी एक टेढ़ा मेढ़ा स्वेटर था जिसे फ्रेड ने झपट लिया। पी मतलब प्रीफेक्ट। चलो पर्सी, पहन लो। हम सब ने पहना है, हैरी तक ने। मैं नहीं चाहता, पर्सी ने भारी आवाज में कहा, लेकिन जुड़वों ने जबरदस्ती उसका स्वेटर पहना दिया, जिससे उसकी ऐनक तिरछी हो गई। और आज तुम प्रीफेक्ट्स की टेबल पर नहीं बैठोगे, जॉर्ज ने कहा। क्रिसमस परिवार के साथ मनाने का समय है। उन्होंने पर्सी को कमरे से ऐसे ले जाया जैसे किसी कैदी को ले जा रहे हों। उसके हाथ स्वेटर में फंसे हुए थे। हैरी ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा क्रिसमस डिनर कभी नहीं देखा था। 100 बड़े भुने हुए टर्की, भुने और उबले आलूओं के पहाड़, चिपोलाटास की प्लेटें, मक्खन मिली हरी मटर की कटोरियां, मोटे स्वादिष्ट ग्रेवी और क्रैनबेरी सॉस से भरी चांदी की कटोरियां, और हर थोड़ी दूरी पर जादुई क्रैकर्स की ढेर। ये मजेदार पार्टी फेवर डर्सलीज द्वारा खरीदे गए मामूली मगल क्रैकर्स जैसे नहीं थे, जिनमें छोटे प्लास्टिक खिलौने और पतले कागज के टोपी होते थे। हैरी ने फ्रेड के साथ एक विजर्ड क्रैकर खींचा, और वो सिर्फ फटा नहीं, बल्कि किसी तोप जैसी आवाज के साथ फटा। वो नीले धुएं के बादल में सबको ढक गया, और अंदर से एक एडमिरल की टोपी और कई जिंदा सफेद चूहे निकले। हाई टेबल पर डंबलडोर ने अपनी नुकीली टोपी की जगह फूलों वाली टोपी पहन ली थी, और प्रोफेसर फ्लिटविक के चुटकुले पर हंस रहे थे। भुने टर्की के बाद जलते हुए क्रिसमस पुडिंग आए। पर्सी अपने हिस्से के केक में छिपे एक सिल्वर सिकल से अपने दांत तुड़वा ही बैठा था। हैरी ने देखा हैग्रिड का चेहरा शराब के नशे से और भी लाल होता जा रहा था, और फिर उसने प्रोफेसर मैगोनागल को गाल पर चूम लिया, जिसे देखकर हैरी दंग रह गया, क्योंकि उन्होंने हंसते हुए सिर झुका लिया।
और उनकी टोपी टेढ़ी हो गई। जब हैरी ने टेबल छोड़ी तो उसके पास क्रैकर से निकली चीजों का ढेर था। नॉन एक्सप्लोडेबल चमकते गुब्बारों का पैक, ग्रो योर ओन वॉर्ड्स किट और उसका अपना नया विजर्ड चेस सेट। सफेद चूहे गायब हो चुके थे और हैरी को शक था कि वे अब मिसेस नॉरिस के क्रिसमस डिनर में शामिल हो चुके हैं। हैरी और वीजलीज ने दोपहर मैदान में जोरदार स्नोबॉल लड़ाई में बिताई। फिर ठंडे, गीले और हांफते हुए वे ग्रिफिंडोर के कॉमन रूम में आग के पास लौटे, जहां हैरी ने रॉन से बुरी तरह हारकर अपने नए शतरंज सेट का पहला गेम खेला। उसे लगता था कि अगर पर्सी उसकी इतनी मदद करने की कोशिश न करता तो वो इतना बुरा न हारता। टर्की सैंडविच, क्रम्पेट्स, ट्राइफल और क्रिसमस केक खाने के बाद सब लोग इतने भरे और सुस्त थे कि सोने से पहले कुछ करने की हालत में नहीं थे, सिवाय बैठकर पर्सी को फ्रेड और जॉर्ज के पीछे पूरे ग्रिफिंडोर टावर में दौड़ते हुए देखने के, क्योंकि उन्होंने उसका प्रीफेक्ट बैज चुरा लिया था। यह हैरी का अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस दिन था। फिर भी उसके मन के किसी कोने में कुछ चुभ रहा था। जब तक वो बिस्तर पर नहीं चढ़ा उसे सोचने का वक्त नहीं मिला। इनविजिबिलिटी क्लोक, और वो कौन था जिसने उसे भेजा था? रॉन, जो टर्की और केक से भर चुका था और जिसे कोई रहस्य परेशान नहीं कर रहा था। जैसे ही उसने अपने 4 खंभों वाले बिस्तर के पर्दे खींचे, तुरंत सो गया। हैरी अपने बिस्तर के किनारे झुका और बिस्तर के नीचे से चोगा निकाला। उसके पापा का, ये उसके पापा का था। उसने कपड़े को अपने हाथों पर बहने दिया। रेशम से भी मुलायम, हवा जितना हल्का। इसका अच्छे से इस्तेमाल करो, नोट में लिखा था। उसे अब इसे आजमाना ही था। वह बिस्तर से बाहर निकला और उसने चोगा अपने ऊपर लपेट लिया। जब उसने नीचे देखा तो उसे सिर्फ चांदनी और परछाइयां दिखीं। बहुत ही अजीब सा एहसास था। अच्छे से इस्तेमाल करो। अचानक हैरी पूरी तरह से जाग गया। पूरा हॉगवार्ट्स इस चोगे में उसके लिए खुला था। अंधेरे और सन्नाटे में खड़े होते हुए उसके अंदर रोमांच की लहर दौड़ गई। वो कहीं भी जा सकता था और फिल्च को कभी पता नहीं चलता। रॉन नींद में कराह रहा था। क्या हैरी उसे जगाए? कुछ उसे रोक रहा था। उसके पापा का चोगा। उसे लगा इस बार, पहली बार, वो इसे अकेले इस्तेमाल करना चाहता है। वह धीरे से डॉर्मेट्री से निकला, सीढ़ियां उतरा, कॉमन रूम पार किया और पोर्ट्रेट हॉल से बाहर निकला। कौन है वहां? मोटी औरत ने चीखते हुए पूछा। हैरी ने कुछ नहीं कहा। वह तेजी से कॉरिडोर में चल पड़ा। अब जाए तो कहां? वह रुका। दिल जोर से धड़क रहा था और सोचा। फिर उसे ख्याल आया, लाइब्रेरी का रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन। वहां वह जितनी देर चाहे पढ़ सकता था, जब तक उसे फ्लेमेल के बारे में कुछ पता न चल जाए। वह चल पड़ा। चलते हुए उसने चोगा और कस कर लपेट लिया। लाइब्रेरी पूरी तरह अंधेरी और डरावनी थी। हैरी ने अपना रास्ता देखने के लिए एक लैंप जलाया। लैंप हवा में तैरता हुआ लग रहा था। हालांकि हैरी को अपना हाथ उसे पकड़े हुए महसूस हो रहा था, फिर भी यह दृश्य डराने वाला था। रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन लाइब्रेरी के बिल्कुल पीछे था। उन किताबों को बाकी लाइब्रेरी से अलग करने वाली रस्सी के ऊपर से ध्यान से कदम रखते हुए उसने लैंप उठाया और किताबों के टाइटल पढ़ने की कोशिश की। वे ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे थे। उन पर उभरे हुए पुराने सुनहरे अक्षर किसी ऐसी भाषा में थे जो हैरी नहीं समझ सका। कुछ किताबों के तो टाइटल ही नहीं थे। एक किताब पर एक काले धब्बे जैसा निशान था,
जो बहुत डरावना खून जैसा लग रहा था। हैरी की गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। शायद वह ये सब कल्पना कर रहा था, शायद नहीं, लेकिन उसे लगा कि किताबों से जैसे धीमी धीमी फुसफुसाहटें आ रही हैं, जैसे उन्हें पता हो कि वहां कोई है जो वहां नहीं होना चाहिए। उसे कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी। उसने लैंप को ध्यान से फर्श पर रखा और नीचे की शेल्फ पर कोई दिलचस्प किताब ढूंढने लगा। एक बड़ी काली और चांदी की किताब उसकी नजर में आई। उसने उसे मुश्किल से बाहर निकाला क्योंकि वह बहुत भारी थी, और अपने घुटनों पर संतुलित करते हुए उसे खोल दिया। एक तीखी डरावनी चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। वो किताब चिल्ला रही थी। हैरी ने उसे फटाफट बंद कर दिया, लेकिन चीख बंद नहीं हुई। एक लंबी, तेज, कान फाड़ देने वाली आवाज। वह पीछे हटकर लड़खड़ा गया और लैंप गिर गया, जो तुरंत बुझ गया। घबराकर उसने कॉरिडोर से किसी के कदमों की आहट सुनी। वह किताब को फिर से शेल्फ में घुसेड़कर दौड़ पड़ा। उसने दरवाजे पर फिल्च को पार किया। फिल्च की पीली घबराई आंखें उसे घूरती रहीं, और हैरी फिल्च की फैली हुई बाहों के नीचे से फिसलता हुआ तेजी से भागा। किताब की चीख अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वह एकदम से एक ऊंचे कवच आमर के सामने रुक गया। वह लाइब्रेरी से भागने में इतना व्यस्त था कि ध्यान ही नहीं दिया कि वह कहां जा रहा है। शायद अंधेरा होने की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां है। उसे याद था कि रसोई के पास एक कवच है, लेकिन वह वहां से 5 मंजिल ऊपर होना चाहिए था। आपने मुझसे कहा था प्रोफेसर कि अगर कोई रात में घूमता दिखे तो मैं सीधे आपके पास आऊं। और कोई अब भी लाइब्रेरी में था, रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में। हैरी का चेहरा सफेद पड़ गया। फिल्च को जरूर कोई शॉर्टकट पता था, क्योंकि उसकी धीमी चिकनी आवाज अब पास आ रही थी। और उसे डर के मारे झटका लगा जब स्नेप ने जवाब दिया, रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन, तो फिर वे दूर नहीं जा सकते, पकड़ लेंगे हम उन्हें। हैरी वहीं जम गया जब फिल्च और स्नेप उसके सामने वाले कॉरिडोर में मुड़कर आने लगे। वे उसे देख नहीं सकते थे, जाहिर है, लेकिन रास्ता बहुत संकरा था, और अगर वे थोड़ा और पास आ जाते तो उससे टकरा जाते, क्योंकि चोगा उसे अदृश्य करता था, ठोस नहीं। वह जितनी चुपचाप हो सकता था पीछे हटा। उसके बाईं तरफ एक दरवाजा थोड़ा खुला था, बस यही उसकी उम्मीद थी। उसने धीरे से दरवाजे से खुद को दबाकर अंदर किया, सांस रोके कोशिश की कि दरवाजा हिले नहीं। और राहत की बात यह थी कि वह कमरे में बिना किसी को पता चले घुस गया। वे दोनों सीधा उसके सामने से निकल गए, और हैरी दीवार से टिककर तेज तेज सांस लेने लगा। उनके कदमों की आवाज दूर जाती सुनता रहा। बहुत करीब था, बहुत ज्यादा करीब। कुछ सेकंड लगे उसे यह समझने में कि वह जिस कमरे में छिपा है वह कैसा है। वह एक पुरानी, बिना इस्तेमाल की क्लासरूम जैसी लग रही थी। अंधेरे में डेस्क और कुर्सियां दीवारों के पास ढेर सी पड़ी थीं, और एक उलटा पड़ा कागज का डस्टबिन भी था। लेकिन सामने की दीवार के सहारे जो चीज खड़ी थी वह वहां की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बस वहां से हटाने के लिए वहां रखा हो। वह एक शानदार शीशा था, छत जितना ऊंचा, सुनहरे नक्काशीदार फ्रेम वाला, 2 पंजों वाली पायों पर खड़ा हुआ। उसके ऊपर लिखा था, इराइज्ड स्ट्रा एहरू ऑइट उबे कफ्रू ऑइट ऑन वोहसी। अब जब फिल्च और स्नेप की कोई आवाज नहीं आ रही थी, हैरी का डर थोड़ा कम हो गया और वो शीशे के पास गया। वो फिर से खुद को देखना चाहता था, लेकिन इस बार कोई परछाई न देखना चाहता था।
वह शीशे के सामने खड़ा हुआ। खुद को चीखने से रोकने के लिए उसे अपने मुंह पर हाथ रखना पड़ा। वह तेजी से पीछे घूम गया। उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा तेज धड़क रहा था, किताब की चीख से भी ज्यादा, क्योंकि उसने शीशे में सिर्फ खुद को नहीं देखा था, बल्कि अपने पीछे खड़े लोगों की एक भीड़ देखी थी। लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। वह बहुत तेजी से सांस ले रहा था और धीरे धीरे फिर से शीशे की ओर मुड़ा। उसमें उसका ही अक्स था, सफेद चेहरा और डरा हुआ, और उसके पीछे कम से कम 10 और लोग। हैरी ने अपने कंधे के ऊपर देखा, लेकिन वहां अब भी कोई नहीं था। या क्या वे सब भी अदृश्य थे? क्या वो सचमुच ऐसे कमरे में था जहां अदृश्य लोग थे और ये शीशा उन्हें दिखा सकता था, चाहे वो अदृश्य हो या नहीं? उसने फिर से शीशे में देखा। एक औरत जो उसकी परछाई के ठीक पीछे खड़ी थी, उसे मुस्कुराकर हाथ हिला रही थी। उसने पीछे हाथ बढ़ाया। अगर वह सच में वहां होती तो वो उसे छू लेता, क्योंकि उनकी परछाइयां एकदम पास थीं। लेकिन उसे सिर्फ हवा महसूस हुई। वो और बाकी सब लोग सिर्फ शीशे में ही थे। वो औरत बहुत सुंदर थी। उसके गहरे लाल बाल थे और उसकी आंखें, हैरी ने सोचा, मेरी जैसी हैं। चमकदार हरी, बिल्कुल उसी आकार की। लेकिन फिर उसने देखा कि वह रो रही थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन साथ में रो भी रही थी। उसके पास खड़ा लंबा, पतला, काले बालों वाला आदमी उसके कंधे पर हाथ रखे था। उसने चश्मा पहना था और उसके बाल बहुत बिखरे हुए थे, बिल्कुल वैसे जैसे हैरी के। अब हैरी शीशे के इतना पास था कि उसकी नाक अपनी परछाई की नाक को छू रही थी। मां, उसने धीरे से कहा। पापा? वे बस उसकी ओर देख रहे थे, मुस्कुराते हुए। फिर धीरे धीरे हैरी ने शीशे में बाकी चेहरों को देखा। कुछ और आंखें उसकी जैसी हरी, कुछ और नाक उसकी जैसी, और एक छोटा बूढ़ा आदमी जो ऐसा लग रहा था जैसे उसके भी हैरी जैसे उभरे घुटने हों। हैरी पहली बार अपनी फैमिली को देख रहा था। पॉटर्स उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, हाथ हिला रहे थे, और हैरी उन्हें भूख भरी नजरों से देख रहा था, जैसे वह शीशे में से होकर उनके पास पहुंच जाना चाहता हो। उसके सीने में एक अजीब सी कसक थी, आधा खुशी, आधा दर्द। वह वहां कितनी देर खड़ा रहा उसे पता नहीं चला। परछाइयां गायब नहीं हुई और वह देखता ही रहा, जब तक दूर से आती आवाजों ने उसका ध्यान नहीं भटकाया। अब उसे यहां नहीं रुकना चाहिए, उसे अपने बिस्तर पर वापस जाना था। उसने अपनी मां के चेहरे से नजर हटाई, धीरे से कहा, मैं वापस आऊंगा, और कमरे से बाहर भाग गया। तुमने मुझे जगह क्यों नहीं दिया? रॉन ने गुस्से में कहा। तुम आज रात मेरे साथ चलना, मैं फिर वहां जा रहा हूं। तुम्हें वो शीशा दिखाना है। मैं तुम्हारी मां और पापा को देखना चाहूंगा, रॉन ने उत्साह से कहा, और मैं तुम्हारा पूरा परिवार देखना चाहूंगा, सभी वीजलीज। तुम मुझे अपने बाकी भाइयों को भी दिखा सकोगे। तुम उन्हें कभी भी देख सकते हो, हैरी ने कहा। बस इस गर्मी में मेरे घर आ जाना। वैसे भी शायद ये शीशा सिर्फ मरे हुए लोगों को ही दिखाता है। फ्लमेल का कुछ पता नहीं चला। चलो कुछ बेकन खाओ, तुम कुछ क्यों नहीं खा रहे? हैरी कुछ नहीं खा पाया। उसने अपने पेरेंट्स को देखा था और आज रात फिर देखने वाला था। उसने फ्लमेल को लगभग भूल ही गया था। अब वो उसे ज्यादा जरूरी नहीं लग रहा था। कौन परवाह करता था कि वो 3 सिर वाला कुत्ता किस चीज की रखवाली कर रहा है? क्या फर्क पड़ता अगर स्नेप
उसे चुरा भी ले। तुम ठीक हो? रॉन ने कहा। तुम अजीब लग रहे हो। हैरी को अब सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि वो उस शीशे वाले कमरे को फिर से न ढूंढ पाए। अगले दिन रात को जब रॉन भी चोगे में छिपा था तो उन्हें बहुत धीरे धीरे चलना पड़ रहा था। उन्होंने लाइब्रेरी से हैरी के रास्ते को दोहराने की कोशिश की और अंधे गलियारों में लगभग 1 घंटा घूमते रहे। मैं तो जम ही गया हूं, रॉन ने कहा। चलो छोड़ो और वापस चलते हैं। नहीं, हैरी ने फुसफुसाकर कहा। मुझे पता है ये कहीं यहीं है। एक लंबी चुड़ैल की आत्मा उनके सामने से तैरती हुई गुजरी, लेकिन उन्हें और कोई नहीं मिला। जैसे ही रॉन कराहने लगा कि उसके पैर ठंड से सुन्न हो गए हैं, हैरी ने कवच को देख लिया। यही है, बस यही। हां, उन्होंने दरवाजा खोला। हैरी ने अपने कंधों से चोगा गिरा दिया और शीशे की तरफ भागा। वहां वे थे, उसकी मां और पापा, उसे देखकर चमकते चेहरे मुस्कुराते हुए। देखा? हैरी ने धीरे से कहा। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, रॉन ने कहा। देखो, देखो सबको, कितने सारे हैं। मुझे तो बस तुम ही दिख रहे हो। ठीक से देखो, मेरी जगह खड़े हो जाओ। हैरी साइड में हो गया, लेकिन जब रॉन शीशे के सामने खड़ा हुआ तो हैरी को अपना परिवार फिर नहीं दिखा। सिर्फ रॉन और उसके पैस्ले डिजाइन वाले पजामे। लेकिन रॉन तो अपनी परछाई को देखते हुए जैसे जड़ हो गया था। देखो मुझे, उसने कहा। क्या तुम्हें तुम्हारा पूरा परिवार अपने चारों ओर दिख रहा है? नहीं, मैं अकेला हूं, लेकिन मैं अलग दिख रहा हूं, बड़ा लग रहा हूं, और मैं हेड बॉय हूं। क्या? हां, मैं बिल जैसा बैज पहने हूं और मेरे हाथ में हाउस कप और क्विडिच कप है। मैं क्विडिच कप्तान भी हूं। रॉन ने उस शानदार नजारे से अपनी नजर हटाई और उत्साह से हैरी की ओर देखा। क्या तुम्हें लगता है कि यह शीशा भविष्य दिखाता है? कैसे दिखा सकता है? मेरा पूरा परिवार तो मर चुका है। एक बार मुझे और देखने दो। पिछली रात तो पूरा समय तुम ही देख रहे थे। अब मुझे थोड़ी देर और देखने दो। तुम बस क्विडिच कप पकड़े हो, उसमें क्या खास बात है? मैं अपने पेरेंट्स देखना चाहता हूं। मुझे मत धक्का दो। कॉरिडोर के बाहर अचानक हुई एक आवाज ने उनकी बहस रोक दी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे कितनी जोर से बात कर रहे थे। जल्दी! रॉन ने फिर से चोगा उनके ऊपर डाल दिया। ठीक उसी समय जब मिसेस नॉरिस की चमकती आंखें दरवाजे के पास आ गईं, रॉन और हैरी बिल्कुल शांत खड़े हो गए। दोनों के मन में एक ही सवाल, क्या ये चोगा बिल्लियों पर भी काम करता है? कुछ पलों के बाद जो उन्हें एक उम्र जितना लंबा लगा, मिसेस नॉरिस मुड़ी और चली गई। ये सुरक्षित नहीं है। हो सकता है वो फिल्च को बुलाने गई हो। मुझे तो पूरा शक है उसने हमें सुन लिया। चलो बाहर निकलो। रॉन ने हैरी को बाहर खींच लिया। अगली सुबह तक भी बर्फ नहीं पिघली थी। शतरंज खेलेगा हैरी? रॉन ने पूछा। नहीं। क्यों ना हम नीचे जाकर हैग्रिड से मिलें? नहीं, तुम जाओ। मुझे पता है तुम किस बारे में सोच रहे हो हैरी। उस शीशे के बारे में। आज रात वापस मत जाना। क्यों नहीं? अब पता नहीं, बस एक अजीब सा एहसास है। और वैसे भी अब तक तुम्हें बहुत बार मुश्किल से बचाया जा चुका है। फिल्च, स्नेप और मिसेस नॉरिस आस पास घूम रहे हैं। तो क्या हुआ अगर वे तुम्हें नहीं देख सकते? अगर वे तुम्हारे ऊपर चल पड़े तो? या अगर तुम कुछ गिरा दो? तुम हरमायनी जैसी बात कर रहे हो। मैं सीरियस हूं हैरी, मत जाओ। लेकिन हैरी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी।
फिर से उस शीशे के सामने जाना, और रॉन उसे रोकने वाला नहीं था। तीसरी रात उसने रास्ता पहले से ज्यादा जल्दी ढूंढ लिया। वो इतनी तेजी से चल रहा था कि जानता था कि वो ज्यादा आवाज कर रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। और वहां थे उसकी मां और पापा फिर से मुस्कुराते हुए, और उसके एक दादा खुशी से सिर हिलाते हुए। हैरी नीचे फर्श पर बैठ गया, उस शीशे के सामने। उसे वहां पूरी रात अपने परिवार के साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता था, बिल्कुल कोई नहीं। सिवाय तो फिर से आ गए हैरी। हैरी को लगा जैसे उसके शरीर के अंदर सब कुछ बर्फ बन गया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। दीवार के पास एक डेस्क पर बैठे थे एल्बस डंबलडोर। हैरी सीधे उनके पास से गुजर गया था, इतनी जल्दी में शीशे तक पहुंचने के लिए कि उन्हें देखा ही नहीं। मैंने आपको देखा नहीं सर। अजीब है कि अदृश्य होना कितनी कम नजर बना देता है, डंबलडोर ने कहा। और हैरी ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि वो मुस्कुरा रहे थे। तो डंबलडोर बोले, डेस्क से उतरकर हैरी के पास जमीन पर बैठते हुए, तुम भी जैसे सैकड़ों और लोग पहले कर चुके हैं, इरीज्ड के शीशे की मोहकता को महसूस कर चुके हो। मुझे नहीं पता था कि इसे ये कहा जाता है सर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब तक तुम समझ ही गए हो कि ये करता क्या है। ये मतलब ये मुझे मेरा परिवार दिखाता है, और इसने तुम्हारे दोस्त रॉन को हेड बॉय दिखाया। आपको कैसे पता? इट्स ए टीएम। मुझे अदृश्य होने के लिए चोगे की जरूरत नहीं, डंबलडोर ने धीरे से कहा। अब सोचो, एरिसेड का शीशा हम सबको क्या दिखाता है? हैरी ने सिर हिलाया। मैं समझाता हूं। धरती का सबसे खुश इंसान इस शीशे का इस्तेमाल एक आम शीशे की तरह करेगा। वो इसमें खुद को बिल्कुल वैसे ही देखेगा जैसा वो है। क्या इससे कुछ मदद मिली? हैरी ने सोचा, फिर धीरे से कहा, यह हमें वो दिखाता है जो हम चाहते हैं, जो कुछ भी हम चाहते हैं। हां और नहीं, डंबलडोर ने शांत स्वर में कहा। यह हमें हमारे दिलों की सबसे गहरी, सबसे तीव्र इच्छा दिखाता है। तुम जिसने अपने परिवार को कभी नहीं जाना, उन्हें अपने चारों ओर खड़े देखता है। रोनाल्ड वीजली, जो हमेशा अपने भाइयों की छाया में रहा है, खुद को अकेले खड़ा देखता है। उन सब में सबसे अच्छा। लेकिन यह शीशा हमें न तो ज्ञान देता है और न ही सच्चाई। कई लोग इसके सामने बैठकर खुद को खो चुके हैं। जो उन्होंने देखा उसमें खो गए या पागल हो गए। ये नहीं समझ पाए कि जो दिख रहा है वो सच है या कभी हो भी सकता है। कल ये शीशा किसी और जगह ले जाया जाएगा हैरी, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे ढूंढने की कोशिश ना करो। अगर कभी तुम्हें ये दोबारा मिल भी जाए तो अब तुम तैयार रहोगे। सपनों में खो जाना और जीना भूल जाना अच्छा नहीं होता, ये याद रखना। अब क्यों ना तुम वो शानदार चोगा फिर पहन लो और जाकर सो जाओ। हैरी खड़ा हो गया। सर, प्रोफेसर डंबलडोर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? तुमने अभी पूछा ही है, डंबलडोर मुस्कुराए। लेकिन हां, एक और सवाल पूछ सकते हो। जब आप इस शीशे में देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? मैं खुद को मोटे ऊनी मौजों की एक जोड़ी पकड़े हुए देखता हूं। हैरी चौंक गया। मुझे कभी भी ज्यादा नहीं होते, डंबलडोर ने कहा। एक और क्रिसमस आया और चला गया और मुझे एक भी जोड़ी नहीं मिली। लोग मुझे किताबें देने पर ही जोर देते हैं। हैरी जब बिस्तर पर वापस पहुंचा तब उसे एहसास हुआ कि शायद डंबलडोर ने पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। लेकिन फिर उसने सोचा, जब उसने स्कैबर्स को तकिए से हटाया, वो सवाल काफी निजी था।
हैरी ने देखा खुद को नहीं बल्कि अपना पूरा परिवार पहली बार। लेकिन क्या वो सिर्फ एक सपना था? क्या एरिस्ट का शीशा सच दिखाता है या सिर्फ इच्छाएं? डंबलडोर ने चेतावनी दी, सपनों में खो जाना और जीना भूल जाना ठीक नहीं। लेकिन क्या हैरी इसे मान पाएगा? क्या रॉन और हरमाइनी भी इस रहस्य को समझ पाएंगे? क्या निकोलस फ्लमेल से जुड़ा रहस्य इसी शीशे के पीछे छिपा है? और आखिरकार किसने हैरी को वो इनविजिबिलिटी क्लोक भेजा था और क्यों? अगले अध्याय में जानिए जब हॉगवार्ट्स के रहस्यों की परतें और खुलेंगी। फॉलो बियॉन्ड द होराइजन स्टोरीज ऑन YouTube, Instagram and TikTok for the full magical journey.